सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बातें करने जा रहा हूं, जिनका महत्व मुख्यतः तो प्री एग्जामिनेशन से है, लेकिन इनका उपयोग मुख्य परीक्षा में भी किया जा सकता है। तो मैं शुरुआत करूंगा उन 3 कंपनियों से जो डिफेंस की कंपनियां हैं, भारत के सरकारी उपक्रम हैं, और जिन 3 कंपनियों को भारत सरकार ने मिनी रत्न का दर्जा दिया है। मिनी रत्न, आपको मालूम है कि इस तरह के 3 श्रेणी के दर्जे रखे गए हैं। एक है महारत्न, दूसरा है नवरत्न और तीसरा है मिनी रत्न। मैं इन तीनों रत्नों के बारे में अलग अलग बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सूचनात्मक जानकारी ज़रूर हासिल कर लें कि महारत्न किसे दिया जाता है, नवरत्न किन्हें दिया जाता है और मिनी रत्न किन्हें दिया जाता है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा ही। ये तीनों डिफेंस की कंपनियां हैं। देखते हैं कि ये तीनों कंपनियां कौन कौन सी हैं। एक कंपनी है MIL। MIL म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL। ये करती क्या है? जैसा कि देखिए, मैंने बताया कि ये तीनों डिफेंस की कंपनियां हैं, तो सीधी सी बात है कि इनका संबंध डिफेंस प्रोडक्शन, सप्लाई, इन सब से ही होगा। तो ये जो कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर है किसकी? जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनकी, और जो एमुनेशंस होते हैं उनकी। उन्हें बनाती भी है और हमारा जो डिफेंस है उन्हें सप्लाई भी करती है, MIL। जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है AVNL, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, AVNL। देखिए, पहला शब्द है आर्मर्ड। आर्मर्ड, कहीं ना कहीं इसमें व्हीकल शामिल है। व्हीकल, व्हीकल आगे दिया हुआ भी है, व्हीकल यानी कि सेना के लिए जिन व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, खासकर फाइटिंग व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है, यह उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो तीसरा है वो है IOL, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं। मैं तीनों के नाम रिपीट कर देता हूं, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि प्रश्न थोड़े से घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं। तो इन तीनों के शॉर्ट फॉर्म है MIL, दूसरा है AVNL और तीसरी कंपनी है IOL। अब मैं थोड़ी सी बात मिनी रत्न के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि इस तरह की बातें भी पूछ ली जाती हैं। जो मिनी रत्न कंपनियां हैं उनकी 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। वैसे जो महारत्न की बात मैंने की, नवरत्न और मिनी रत्न की, इनके जो आधार होते हैं, पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को दिए जाते हैं। तो आधार क्या हो सकता है? सीधी सी बात है कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनकी ऑटोनोमी कितनी है, और हमारे लिए उनका कितना महत्व है, हमारे लिए उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो मिनी रत्न है उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो जो कैटेगरी 1 है उसका आधार ये रहता है कि कंपनी कम से कम 3 साल तक प्रॉफिट दे रही हो और उसका जो शुद्ध लाभ है, याद रखिए शुद्ध लाभ है ना, उसका जो शुद्ध लाभ हो वह 30 करोड़ से ज़्यादा हो, और ऐसी कंपनियां 500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें भी 3 साल तक का शुद्ध लाभ जरूरी है, और इस कैटेगरी की कंपनियों को 300 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों, ये तीनों कंपनियां डिफेंस मिनिस्ट्री की हैं। आपको खासकर इस खबर को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 2026 के एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट खबर है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर
हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो दूसरी खबर है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को लेकर के है। ये मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल वैश्विक, जेंडर लैंगिक, गैप मतलब जो अंतर है, इंडेक्स इंडेक्स इस इंडेक्स को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास है, विश्व आर्थिक मंच। उसने इस पर अपनी 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट की खबर हमारे लिए बहुत सुखद नहीं है। हम पिछले साल की तुलना में 2 स्थान और नीचे आ गए हैं। पहले हम 129वें स्थान पर थे और अब हम 131वें स्थान पर हैं। और चिंताजनक बात यह है कि हमारा 131वां स्थान है वो तो ठीक है, लेकिन कुल 148 स्थानों में हमारा 131वां स्थान है नहीं चिंता की बात? भले आप इस बात पर संतोष कर लें कि जो 148वां स्थान है वो पाकिस्तान का है, लेकिन हमें इस बात पर संतोष करने का सच पूछे तो कोई आधार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भारत जितना बड़ा राष्ट्र है, खासकर जेंडर गैप को ख़त्म करने के लिए हम जिस तरह की लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं, उसे देखते हुए अभी भी यह जो स्थिति है यह बहुत ही चिंताजनक है। दोस्तों, जो इसके टॉप पर है, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आइसलैंड है। लगातार 16वें साल वो फर्स्ट पोजीशन पर है। देखिए, वैसे भी ये बहुत ही छोटा सा देश है आइसलैंड। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है, राइट। और खासकर आप पाएंगे हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह इन सब में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनका स्थान हमेशा काफ़ी ऊंचा रहता है। दोस्तों, अब हमें थोड़ी सी बात मुझे लगता है कि इस पर कर लेनी चाहिए कि क्या कारण है कि हम इस जेंडर के गैप को भर नहीं पा रहे हैं, हम किस किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। अगर आप अपने मेंस का सिलेबस उठा करके देखेंगे और यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स आप उठा करके देख लीजिए मेंस के, तो आप पाएंगे कि एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के क्वेश्चन न पूछा जाता हो, वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। और यह जो इंडेक्स है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं वीमेन एम्पावरमेंट को बताता है। देखिए, जब हम कहते हैं जेंडर गैप, तो जेंडर गैप क्या है? यानी कि स्त्री पुरुष में समानता का अभी भी बहुत बड़ा अंतराल है, वो समान नहीं है। सामान्य तौर पर आप जा कर के देखिए कि जो मजदूरी एक पुरुष मजदूर को मिलती है, उतनी ही मजदूरी उसी तरह के काम को करने के लिए एक महिला मजदूर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। यहाँ आपको साफ तौर पर जेंडर गैप दिखाई दे रहा है। ऊपर के स्तर तक आपको इस तरह की बातें सुनने को मिल जाएंगी। ठीक है, सरकार में ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसकी झलक मिल जाती है। देखिए, जब हम जेंडर गैप की बात कर रहे हैं तो उसका संबंध केवल धन से नहीं है कि मजदूरी में क्या फ़र्क है, समाज में दोनों के बीच किस तरीके का भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि परिवार में क्या स्थिति है, हम लड़के को ज़्यादा महत्व देते हैं या लड़की को ज़्यादा महत्व देते हैं। यदि हम शिक्षा के जगत की बात करें तो क्या लड़के और लड़कियों में शिक्षा का जो अनुपात है वो समान है? अगर हम सरकारी नौकरियों में बात करें तो क्या सरकारी नौकरियों में दोनों का प्रतिशत समान है? आप राजनीति की बात कर लीजिए तो क्या राजनीति में जितने पुरुष हैं लगभग लगभग उसी के आसपास उतनी स्त्रियां भी हैं? तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकार लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि हम किस तरीके से इस जेंडर गैप को पाट सकें। आप देखिए कि खासकर हमारे यहाँ इस तरह के कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और जिनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। एजुकेशन का गैप कम हो रहा है। राजनीति में कैसे महिलाओं को शामिल किया जाए, इसको लेकर के आप देखिए कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है,
इसके बाद शहरी निकायों में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। लोकसभा और विधानसभा के लिए ऑलरेडी कानून तो पारित कर दिया गया है। शायद अगले से अगले चुनाव तक उनका भी आरक्षण हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली इस जेंडर गैप को पाटने में आसानी होगी। हाँ, एक बात जरूर है जहाँ आपको जेंडर गैप दिखाई नहीं देगा, और वह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो जीवन की प्रत्याशा है। उस दृष्टि से महिला और पुरुष समान स्थिति में हैं, बल्कि सच पूछिए तो कहीं न कहीं महिलाएं उसमें बेहतर स्थिति में है। और ये साफ तौर पर दिखाई देता है, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिन राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत अच्छा है वहाँ यह जेंडर गैप अपेक्षाकृत कम है, और जिन राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत कम है वहाँ ये जेंडर गैप अधिक है। यानी कि साक्षरता का सीधा सीधा संबंध कहीं न कहीं जेंडर गैप से है। तो उपाय के रूप में हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता को बढ़ाना शायद जेंडर गैप को कम करने की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम हो सकता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें। फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।